जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इससे पहले हम लोगों ने 25 सेट जो वो ऑलरेडी कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे 26वें सेट की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि कौन जिला चौकरा बृहनलता गुलिन वोटर लिस्टे आपन नाम चढ़ावे खातिर छछियाते रहा हला। तो एक सही आंसर बजते ऑप्शन सी यानी गिरिडीह जिला के। गिरिडीह जिला के लोग जो है वो अपना वोटर कार्ड बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बैजका बगरा काम कम के अनुसार है कई दिन कई रात एक लागत बैज के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम टंकाए ले है। तो सबसे पहले याद रखेंगे बैजका बगरा काम कम, इसमें जो वो कितने दिनों तक लगातार बोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जो वो शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिन 7 रात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि चनफन कैसन शब्द लागे। तो चनफन जो है, चनफन का अर्थ पहले क्या होता है? चनफन का अर्थ होता है फुर्तीला। तो फुर्तीला जो यह एक विशेषणवाची शब्द है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि मिलेट्स मर्सी ककर लिखल कविता लागे। तो मिलेट्स मर्सी आपने पढ़ा होगा खोठा काठे पैदे खंडी। खोठा काठे पैदे खंडी उसी में लिखा हुआ यह कविता है और इसको लिखा है ए.के. झा के द्वारा। ए.के. झा जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, इनका पूरा नाम है। इनको झारपात उपनाम से भी जाना जाता है। 20 जून 1939 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो चंडीपुर बोकारो में। ये आपको इतना कम से कम याद रखने। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा था जबकि माता का नाम कुसुमबाला देवी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दुनिया एक सबले ऊंचा स्टेशन की है। तो अगर बात किया जाए, एक आपने यात्रा वृत्तांत पढ़ा होगा जिसमें से था कि अगर आपने इनके डॉक्टर चतुर्भुज साहू जिनके द्वारा लिखा गया है एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें से घूम जो स्टेशन है, घूम स्टेशन को जो वो दुनिया के सबसे ऊंचा स्टेशन जो वो माना गया है। दार्जिलिंग और गंगटोक के जो है वो यात्रा वृत्तांत है, उसी में से यह जो वो शामिल किया गया है। तो घूम स्टेशन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि शांति भारत के जन्म कहिया भेल हले। शांति भारत के जन्म कहिया भेल हले। तो अगर सही आंसर बजते हैं 6 अप्रैल 1965 ईस्वी। 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को शांति भारत जी का जन्म होता है। याद रखेंगे यह भारत उपनाम से भी जाने जाते हैं। और साथ ही साथ कई बार सवाल पूछा जाता है कि खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में किसे जाना जाता है। तो एक तो आप याद रखेंगे बंसीलाल बंसी, एक तो आप याद रखेंगे बंसीलाल बंसी, दूसरा है शांति भारत, और एक आपने नाम याद रखना है कि वो है आपका, आपने पढ़ा होगा एक बंसीलाल बंसी, शांति भारत और शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक। तो ये तीनों नामों को बता दें कि ये तीनों जो है वो खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो है वो खोटा के त्रिमूर्ति में शामिल है या किन्हें कहा जाता है या कौन शामिल नहीं है। 4 को ऑप्शन दे देगा, आपको वहाँ से एक छांटना होगा कि इनमें से कौन सा जो वो खोटा त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल के चित्रकार के रहत। तो अगर सही आंसर बजते अवधेश अमन। यहाँ पे चित्रकार के बारे में पूछा गया है, ना कि कवि के बारे में पूछा गया है। एक मौनी फूल के कवि जो है वो कौन है? तो याद रखेंगे एक मौनी फूल को अगर पूछे कि संतोष कुमार महतो जो कि इसके कवि हैं, इस कविता को लिखा किसने? तो संतोष कुमार महतो ने लिखा है, जिसमें 31 कविताओं को शामिल किया गया है। 3 कविता आपको पढ़ने हैं और एक यहाँ पे प्रबंध काव्य आपको पढ़ना है। जैसे आपको 4 कविता में कौन कौन सा पढ़ना है, तो पहला कविता जो आपका पढ़ना है वो है आंखिक गीत। आंखिक गीत में अगर बात किया जाए तो टोटल इसमें 71 कविता पढ़ना है और प्लस 11 ठो छनिकाएँ पढ़ना है। ठीक है, या तो कई बार आपको डायरेक्टली 72 जो वो कविता भी दिया जाता है। अगला इसमें जो याद रखना है वो है खोठा काठे पैदे खंडी, जिसमें से आपको टोटल 19 कविताओं को पढ़ना है जो कि ए.के. झा की रचना है। आंखिक गीत श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि अगली कविता इसमें पढ़ना है एक मौनी फूल, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो ने। जबकि वहीं आपको याद रखने एक और कि शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया दामोदर कोराय, उसमें से आपको 6 सर्ग का एक प्रबंध काव्य पढ़ना है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दामोदर कोराय कर भूमिका के लिख लेहत। तो यहाँ पे दामोदर कोराय तो लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा, तो इसके लेखक या तो कह सकते हैं कि कवि जो है वो तो शिवनाथ प्रमाणिक है, लेकिन इसकी भूमिका के बारे में अगर पूछा जाए, इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके भूमिका जो लिखे हैं वो ए.के. झा ने लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है कि डाह नाटक एक प्रकाशक के नाम बतावा। डाह नाटक के प्रकाशक, तो सबसे पहले याद रखेंगे डाह नाटक जो इसमें तीन तीन अंक टोटल इसमें शामिल किया गया है। तो डाह नाटक लिखा किसके द्वारा गया है, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया यह नाटक है। तो डाह नाटक को अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि डाह नाटक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है डाह नाटक। अब सवाल यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसके प्रकाशक कौन है। प्रकाशन तो आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ प्रकाशक भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि इसका प्रकाशक जो वो कौन है। तो इस टाइप के सवाल भी आपसे जो वो पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला तो याद रखेंगे कुंती देवी जो है इसका प्रकाशक है। तो अगर पूछा जाए कि इसके प्रकाशक कौन है, तो श्री मूर्ति देवी या तो कुंती देवी भी यहाँ पे, हालांकि मूर्ति देवी कहीं जगह पे कुछ पुस्तकों में जो वो श्रीमती मूर्ति देवी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुंती देवी दे रखा है। तो कहीं जगह पे जो वो कुछ पुस्तकों में मूर्ति देवी यहाँ पे नाम लिखा है। इसका प्रथम संस्करण जो होता है वो 1992 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय संस्करण इसका 2009 में हुआ था। ये दोनों संस्करण वर्ष भी आपको याद रखने हैं। इसकी भूमिका जो लिखा गया डाह नाटक का, उसको लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने, ठीक है। जबकि मुख पृष्ठ का जो चित्रकार है वो है दिनेश दिनमणि। और भी कई सारी चीज़ें इसमें शामिल किया गया है, लेकिन कम से कम इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको लिखा किसने है, तो सुकुमार के द्वारा। इसका प्रकाशन कब हुआ है, पहला बार 1992 में। दूसरा का प्रकाशन हुआ है 2009 में। इसमें अंकों की संख्या 3 है, ठीक है। इसमें कुछ चर्चित रचनाएं तो आपने पहले पढ़ रखा होगा, विवेक, शेखर, सेठ रेवती प्रसाद, ध्रुव सिंह, विराट, जग्गा, ये सभी तो आपने जो वो पहले पढ़ रखा होगा। और 2 स्त्री पात्र इसमें चर्चा किया गया है, एक है रचना और एक है भावना। रचना जो कि विवेक की बहू रहती है और भावना जो वो विराट की बहू है, यानी पत्नी है। तो ये तो आपने पढ़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। दंतोष्ठ में कौन वर्ण के उच्चारण हव है। तो दंतोष्ठ यानी दंत प्लस ओष्ठ, ये दोनों से मिल करके या जो वो वर्ण के बारे में यहाँ चर्चा किया गया कि इसमें से किसका जो वो प्रयोग दंत प्लस ओष्ठ, ये दोनों से उसका उच्चारण जो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी व का उपयोग जो है वो दंत प्लस ओष्ठ, ये दोनों से इसका उच्चारण जो वो होता है। नाटक अजगर में कई वो गीत आयल है। तो अजगर नाटक की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इस नाटक को किसने लिखा है, तो अजगर नाटक को लिखा है विश्वनाथ दसौंधी राज ने, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था और इनका निधन जो वो 16 अक्टूबर 2009 को हुआ है विश्वनाथ दसौंधी राज का। नाटक अजगर नाटक की अगर बात किया जाए तो यह एक बहुअंकी नाटक है। अब बहुअंकी और एकांकी ये दोनों में अंतर क्या है, चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं। एकांकी नाटक होता है जिसमें एक अंक की बात किया गया हो, जिसमें केवल एक अंक का चर्चा हो, वह एकांकी नाटक होता है। और जिसमें एक से अधिक अंक होता है उसे हम बहुअंकी नाटक कहते हैं। तो अजगर नाटक जो है वो एक बहुअंकी नाटक है। साथ ही साथ यह एक सामाजिक उद्देश्यों के साथ बनाया गया, इसमें सामाजिक चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। क्रांतिकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्रांतिकारी रूप भी देखने को मिलता है इस नाटक में। नाटक का प्रकाशन बाली डी खोटा कमेटी है, जबकि इसके आवरण सज्जा जो लिखा है वो आकाश खूंटी के द्वारा इसका आवरण सज्जा तैयार किया गया। इसका प्रथम संस्करण 2004 में हुआ था। 2004 में इसका प्रथम संस्करण हुआ था अजगर नाटक की। अगर इसमें अंकों की संख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 3 अंक है। अंक कितने हैं, तो 3 हैं। दृश्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल इसमें 16 दृश्य हैं। और इसमें गीत कितना आया है, तो एक वो गीत आयल है, ठीक ना, इसमें गीत एक आयल है। इसमें कुछ चर्चित पात्र की अगर बात किया जाए तो अग्नू लाला, मंगरा, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, बाबा भगत, गोबरा, मथुरा, तेतरा माझी, सुगिया, बितना, बिजली, सिपाही, फुलवा। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से पूछे जाने वाला सवाल है वो है अग्नू लाला से, जो कि गांव का एक महाजन होता है। मंगरा जो कि अग्नू लाला का बेटा होता है। उसके बाद फिर जालिम सिंह जो कि चरक पहरी का थाना का थानेदार रहता है। बाबा भगत पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एक गोबरा के से संबंधित पूछा जाता है, जो कि गांव का एक अछूत गरीब किसान रहता है। फिर इसके अलावा एक और पूछा जाता है यहाँ से फुलवा, जो कि फुलवा जो एक लड़की थी वो हरिजन महरा जाति की एगो लड़की थी, उससे भी सवाल जो वो यहाँ से बनता है। तो इतने पात्र से आपके रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 12वां सवाल है कि ऐन प्रत्यय से कौन शब्द बहुवचन बनता है। तो देखिए जहाँ पे जैसे राज या राजा, अगर यहाँ पे राजा होता तो राजा में हम वैन जोड़ेंगे तब हो जाएगा रजवैन। घोड़ा में वैन जोड़ेंगे तो हो जाएगा घोड़वैन। गधा में अगर वैन जोड़ेंगे तो हो जाएगा गधवैन। उसी तरह से हाथी में अगर हम ऐन प्रत्यय, जहाँ पे अमिया आ का उच्चारण हो रहा हो शब्द में, तो वहाँ पे हम वैन प्रत्यय को जोड़ते हैं। जहाँ पे अमिया आ का उच्चारण हो वहाँ पे हम वैन प्रत्यय जोड़ करके उसे बहुवचन बनाएंगे।
लेकिन जहाँ पे दीर्घ ई का उच्चारण हो यानी ई का उच्चारण हो वहाँ पे हम ऐन प्रत्यय जोड़ करके उसे जो वो बहुवचन के रूप में उसका बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का शब्दावली है, शब्द के ऊपर उसी के आधार पर हम जो उसका बहुवचन में चेंज करते हैं। अगला सवाल है कि सादा कोनार सरगे फूले जैसन मोक सरगे उड़े ई डांडेले कौन अलंकार के प्रयोग भेल है? तो एकर में उपमा अलंकार के प्रयोग करल गेल है। तो एकर सही आंसर भई जेतै ऑप्शन बी यानी उपमा अलंकार। आखिक गीत कर भूमिका लिखले हत, तो आखिक गीत की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण महतो। नारायण महतो के द्वारा ही लिखा गया है आखिक गीत का जो वो भूमिका। अब याद रखेंगे आखिक गीत है क्या? तो यह एक कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। कविता संग्रह, इसमें टोटल जो वो 71 कविता है और 11 छनिकाएं। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसको लिखा किसने है? इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं श्रीनिवास पानुरी। लेकिन यहाँ पे सवाल वो नहीं पूछा गया, यहाँ पे सवाल पूछा गया इसकी भूमिका किसने लिखा है। तो याद रखेंगे इसकी जो भूमिका लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो नारायण महतो के द्वारा इसकी भूमिका जो वो लिखी गई है। और इससे रिलेटेड और भी सवाल कुछ बन सकते हैं, जैसे इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। तो 2011 में आखिक गीत का जो वो प्रकाशन हुआ था। 2011 आप जरूर याद रखेंगे, 2011 में इसका प्रकाशन हुआ। हो सकता है कि यहाँ से सवाल 72 या 71 कविताओं में से आपसे सवाल नहीं पूछ करके आपको ये पूछ सकता है कि इस कविता संग्रह का पहली कविता कौन सी है, इस संग्रह की पहली कविता कौन सा है? तो आज हमर गीतेक देसे, आज हमर गीतेक देसे जो है वो आखिक गीत की पहली कविता है। जबकि आखिक गीत कविता संग्रह की अंतिम कविता जो है वो है विधवा। वो कौन सा है? तो विधवा। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि विधवा कविता जो है वो किस कविता संग्रह से या कौन किताब में छपल है? तो आखिक गीत किताब में छपल है। यह आखिक गीत की अंतिम कविता है। ज़्यादातर जो आखिक गीत की कविता है वो छायावादी शैली पर लिखा गया है, तो छायावादी पर ज़्यादा लिखा गया है। हालांकि इसके विषय वस्तु जो वो समाज की पीड़ा पर भी दिखाया गया है, निजी अनुभूति पर दिखाया गया, वैयक्तिक पीड़ा पर, जीवन दर्शन, सामाजिक कुरीति, विषमता और भी नैतिक पतन हो गया, नारी की दुर्दशा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, मातृभाषा प्रेम से संबंधित इसमें दिखाया गया है। तो कई सारे इन्होंने पानुरी जी इन्होंने इस कह सकते हैं कि आखिक गीत इस कविता संग्रह को बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पूरा तरह से कह सकते हैं कि सजाया है एक पूरे संग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एखनू रात बाकी है कविता में लिखल हत, तो एखनू रात बाकी है इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही लिखा गया एखनू रात बाकी है। यहाँ पे रात का जो उपयोग किया गया है, रात का अर्थ होता है बुराई, तो अभी भी बुराई बाकी है, उसी से रिलेटेड यह जो वो कविता तैयार किया गया है। अगला सवाल है कि काने फूल कविता ककर लिखल कविता हक है। काने फूल, तो यह कविता जो है वो लिखा गया है, वो याद रखेंगे एक इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये याद रखेंगे इसमें हो जाएगा आपका श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी यानी आखिक गीत जो है उसी में से शामिल किया गया है इस कविता को, काने फूल। क्योंकि शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है दामोदरे कोराय, ए.के. झा ने लिखा है कोठा काठे पैदे खंडी और संतोष कुमार महतो ने लिखा है एक मोनी फूल। तो अगर ये तीनों में शामिल नहीं है तो निश्चय ही यह जो वो कविता जो वो किससे संबंधित होगा? तो वो आखिक गीत से है। क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी एकर में कौन होना है। काने फूल कविता जो वो किससे संबंधित है? तो आखिक गीत से लिया गया है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। हम रोपली धान कविता के लिखले हत, तो हम रोपली धान ये कविता जो लिखा गया वो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया, जो आखिक गीत कविता संग्रह का ये कविता है। अगला सवाल है कि जदि खोजा मान, मान का अर्थ होता है यहाँ पे अगर आपको सम्मान, यदि आप सम्मान खोजते हैं, उसी से संबंधित जो ये कविता लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कविता जो वो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही लिखा गया है। तो पानुरी जी ने ही इस कविता को लिखा है, जो कि आखिक गीत कविता संग्रह में शामिल है। एक मौनी फूल के प्रकाशक के नाम बतावा, तो एक मौनी फूल का प्रकाशक जो है वो है रामधन प्रकाशन। रामधन प्रकाशन के द्वारा ही एक मौनी फूल का जो वो प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि मर्दानी कविता के लिख ले हत, तो मर्दानी कविता जो लिखा गया है यह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया कविता है, जो कि एक मौनी फूल कविता संग्रह में शामिल कविता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपको आखिक गीत की सभी कविताएं आपको याद नहीं हो, क्योंकि उसमें 71 कविता है, इसको आप याद नहीं रख सकते। लेकिन एक मौनी फूल में 31 कविता है, प्लस खोठा काठे पैदे खंडी में 19 कविता है,
तो अगर आप इन 40 कविताओं को थोड़ा बहुत अगर आप देखते रहते हैं तो ये 40 कविता को याद रखने, इसके अलावे जितनी भी कविता होगा वो सारा आंखें गीत का होगा। तो क्यों ना आप इस तरह से याद रखें कि 31 कविता को आप आंखें एक मौनी फूल का थोड़ा बहुत देखते रहें, और खोटा काठे पैदे खंडी का 19 कविता जो है इसको भी थोड़ा बहुत कभी कभी आप दोहराते रहें, देखते रहें, एक नज़र आप कभी कभी डाल लें। तो यहाँ से भी क्या है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें जो वो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बड़ी मायर कविता कौन किताबें में छपायल है। तो बड़ी मायर यह कविता जो वो ककर में छपायल है तो एक मौनी फूल में जो वो छपायल कविता लगे। एक मौनी फूल लिखा है संतोष कुमार महतो ने। तो चलिए एक ही चीज़ों को हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक मौनी फूल में कौन कविता नख है। अब यहाँ पे चर्चा क्या कि इनमें से 4 कविता है, इनमें से कौन सा कविता जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कविता जो वो एक मौनी फूल का है या तो फिर नहीं है। ये 2 टाइप से सवाल इसमें जो वो पूछे जाते हैं। तो हमनी परिपाटी, हरी हरी मिलन और धान चोरी, ये तीनों कविता तो है, लेकिन हम और वो यह कविता जो वो नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाढ़ के सकट ले रॉकेट तक, आर कैमरा ले टीवी सेट तक, ई डंडिले सकट के माने की है वो है। तो यहाँ पे सकट के माने जो यहाँ पे बताया गया वो बैलगाड़ी बताया गया है। सकट का अर्थ यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है बैलगाड़ी, यानी बैलगाड़ी से लेकर के रॉकेट तक और कैमरा से लेकर के टीवी सेट तक। तो यहाँ पे इसमें याद रखेंगे सकट का अर्थ क्या है तो बैलगाड़ी है। अगला सवाल है स्वागत कविता के रेडियो प्रसारण कहिया भेल है। तो स्वागत कविता के रेडियो प्रसारण कहिया भेल है, तकर सही आंसर बताए 1981 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में स्वागत कविता के रेडियो प्रसारण भेल है। अगला सवाल है कि बामे दहने माटी हुईलें, यहाँ पर हुईलें के माने बतावा। तो यहाँ पे हुईले के माने की हो गए तो अंदर तक या तह तक। तह यानी पूरे जमीनी तक, मतलब कह सकते हैं कि पूरे निचले स्तर तक, तो उसी को बोला गया अंदर या तह तक। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है भावत कैसन क्रिया है। तो भावत जो वो यह सकर्मक क्रिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे। यहाँ से सवाल भी क्रिया से भी आपके सवाल जो पूछे जाते हैं, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि साध कविता रचना काल बतावा। साध कविता जो है वो इसको कब लिखा गया है, इसका रचना आपको काल बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में साध कविता को जो वो लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1967 में। आज़ादी कविता के लिखल हथ। तो आज़ादी कविता जो लिखा गया है, आज़ादी कविता, तो यह भी काफ़ी अच्छा कविता माना जाता है और यह ए के झा के द्वारा लिखा गया है। खोटा काठे पैदे खंडी उसी में शामिल किया गया है, जिसमें से 19 कविताओं में से एक कविता यह भी शामिल किया गया है, खोटा काठे पैदे खंडी। चलिए अगला सवाल है मिलेट्स मर्सी कौन किताब में छपायल है। तो मिलेट्स मर्सी भी खोटा काठे पैदे खंडी एक के झा के द्वारा लिखा गया एक कविता है, जिसमें से खोटा काठे पैदे खंडी में छपायल है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतेक मोहड़ा 2 कविता का रचना बच्छर बतावा। तो भारतेक मोहड़ा 1 और 2 ये दोनों जो वो खोटा काठे पैदे खंडी जो कि ए के झा की रचना है उसी में शामिल किया गया। भारतेक मोहड़ा 1 और 2 ये दोनों, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हो सकता है कि सवाल तो एक तो यहीं से बन सकता है कि भारतेक मोहड़ा 1 और 2 ये कविता जो वो किस किताब में छपायल है, तो खोटा काठे पैदे खंडी। दूसरा क्या बन सकता है, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है ए के झा ने। अब यहाँ पे क्या है कि इस कविता का रचना बच्छर आपसे पूछा जाएगा, इसको कब लिखा गया, किस वर्ष लिखा गया, तो रचना बच्छर इसका हो जाएगा 1967 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कुछ किताबों में जो वो 1969 दे रखा है, तो ये इसमें थोड़ा सा आप दे रखें, ध्यान देंगे। अगला सवाल है कि हून दले के सेनापति के नाम की रहे। तो हून दले के सेनापति के नाम की रहे, तक सही आंसर बजते मिहिर। अगला सवाल है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा कई दिन के रहे। तो यह यात्रा जो वो 10 दिन के लिए चला था, 10 दिन का यह यात्रा था। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। जो याद रखेंगे यह जो वो खोटा में लिखे गए यात्रा वृत्तांत में जो वो पहली यात्रा वृत्तांत के रूप में माना जाता है, जो कि खोटा गद्यपद्य संग्रह किताब में छपा हुआ था। खोटा गद्यपद्य संग्रह जो कि 1989 में एक किताब छपता है, इसमें से इस यात्रा वृत्तांत को भी जो है वो शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। शेख भिखारी ककर दीवान बनवल रहे थे।
तो शेख भिखारी किसके दीवान थे? तो टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे, टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे। श्रीनिवास पांडे जी के माया का नाम क्या है? तो दुखनी देवी इनके माया का नाम था, जबकि पिता का नाम शालिग्राम पांडे था। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, बरबा अड्डा धनबाद में। उद्वासल कर्ण खोटा नाटक के प्रकाशक के रहत। तो उद्वासल कर्ण सबसे पहले खोटा एक नाटक है, तो यह तो सवाल बन सकता है कि उद्वासल कर्ण है क्या? तो एक नाटक है। इसको लिखा किसने है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो वो है श्रीनिवास पानुरी। अब इसके प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक से भी सवाल बन सकता है, तो इसका प्रकाशक हो जाएगा नारायण महतो। नारायण महतो इसका जो वो प्रकाशक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नमक का दरोगा के नायक रहत। तो नमक का दरोगा इसका जो नायक यहाँ पे पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंसीधर, यानी ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आंकरी बटरी ककरा कहल जाए? तो आंकरी बटरी जो वो एक करम परब में एक प्रकार का रस्म है, तो एगो यह रस्म है, तो याद रखेंगे आंकरी बटरी या तो फिर खीरा बेटा, इस तरह के कई बार सवाल जो वो शब्दावली का प्रयोग जो वो करम परब में या शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। करम परब मनाया कब जाता है? तो भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला यह त्यौहार है, जो कि भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक माना जाता है करम परब को। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि करम परब में करम डायर के गढ़ो है? तो करम डायर के पहले गढ़ल कहाँ जाए? तो अखरा में। इसको गढ़ता किसके द्वारा है? तो पाहन के द्वारा इस करम डायर को गढ़ा जाता है। तो यह भी सवाल जो वो पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। छोटा नागपुर एक नैनीताल यात्रा में कई गो सदस्य शामिल रहते? तो अगर सही आंसर बचते ऑप्शन सी, यानी 58 को। 58 को सदस्य अगर में शामिल रहो है। छोटा नागपुर एक नैनीताल ये डहर यात्रा ककर द्वारा लिखल गए? तो BN ओहदार जी लिख लेथिन, जकर पूरा नाम भोगनाथ ओहदार लगे। हाँ मैं खड़ा हूँ यह कविता नहीं है, दरअसल यह एक याद रखेंगे इसमें थोड़ा मिस्टाइप है। हाँ मैं खड़ा हूँ यह निबंध है, जिसको लिखा है BN ओहदार ने। इसमें से बोला गया कि कवि कहाँ खड़ा हत, तो यह बात जो किया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चुनाव में। चुनाव इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चुनाव में। हाँ मैं खड़ा हूँ यह निबंध है। अगला सवाल है कि दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा कौन महीना में करल गिरल है? तो आप सभी को पता है कि बौड़ी जो मनाया जाता है वो 13-14 जनवरी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। और 13-14 जनवरी अगर देखा जाए तो हिंदी महीनों में अगर देखा जाए तो यह पूस होता है, और पूस महीने में ही यह यात्रा जो वो निकाला गया था। इस यात्रा को निकालने का एक ही उद्देश्य था कि खोटा भाषा को कैसे लोगों को जागरूक करना इस भाषा के प्रति, और खोटा को समृद्ध बनाने का प्रयास जो वो जितने भी दिग्गज थे, खोटा के जाने माने साहित्यकार थे और भी जो भी थे लेखक थे, उन लोगों का यह प्रयास था। तो यह भी साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें बता देंगे कि यह यात्रा जो वो कब निकाला गया था, किस वर्ष निकाला गया था। इस वर्ष को आपको कमेंट करके बता देना है कि दामोदर बौड़ी जो वो यात्रा जो निकाला गया था वो कब निकाला गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। शेख भिखारी के जन्म कहिया भेल हले? तो शेख भिखारी के जन्म भेल हले 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में शेख भिखारी के जन्म भेल हले। संप्रदान कारक के चिन्ह लागे? तो संप्रदान कारक के चिन्ह खातिर, लेल, लाय या लागिन, इस सभे के प्रयोग जो वो संप्रदान कारक में प्रयोग करल जाए। कारक के कितना भेद है? तो कारक के 8 गो भेद है। एकर में संप्रदान कारक भी कई बार सवाल पूछल जाए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संबंध कारक। तो यहाँ से भी सवाल जो वो आपसे कई बार जो है सवाल पूछे जाते हैं कारक से भी। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखने। क उपसर्ग के बनल शब्द हक है? तो यहाँ पे कबूतर में देखा जाए तो अगर क को आप हटा दें तो बूतर का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। क को अगर यहाँ पे हटा दें तो फन का अर्थ कुछ नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ से क को हटा दें तो गज का वैसा कोई नहीं। लेकिन कपूत, यहाँ पे क जो वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कपूत। पूत का अर्थ तो आप सभी को पता ही कि पुत्र होता है। एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। सपुत्र जो यानी कह सकते हैं कि सपूत वैसे पुत्र जो अच्छे पुत्र होते हैं उसको सपूत कहा जाता है, और वैसे पुत्र जो अच्छे नहीं होते हैं यानी कह सकते हैं कि जो थोड़ा बदमाशी करता है उसको कपूत कहा जाता है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के पहिल प्रकाशक हक है? तो अजगर नाटक का पहिल प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा बाली डी खोटा कमेटी। बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा ही इस अजगर नाटक का जो वो पहला प्रकाशक है। अब सवाल उठता है कि इसका प्रकाशन कब किया गया था? प्रथम संस्करण तो 2004 ईस्वी में। तो याद रखेंगे ईस्वी भी आपको पूछा जा सकता है 2004 में। अजगर नाटक लिखा किसने है? तो इसके लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज, जो कि एक बहुअंकीय नाटक है।
और इसका आवरण छज्जा जो लिखा गया है वो आकाश खोटी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 अंक है और टोटल 16 दृश्य। चलिए, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल है? तो डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म 18 नवंबर 1961 ईस्वी में भेल है। तो अगर सही आंसर बजे तो ऑप्शन बी यानी 18 नवंबर 1961 ईस्वी को। खूब कहानी केकर लिखल लागे? तो खूब कहानी अगर बात किया जाए तो यह सोंध माटी की अंतिम कहानी माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सोंध माटी की अंतिम कहानी जो है वो है खूब, जबकि पहला कहानी इसका क्या है? उबार। उबार जो है इस संग्रह की पहली कहानी है और हूब जो है इस कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है, जो कि सोंध माटी। सोंध माटी किताब को लिखा किसने है? तो विनोद कुमार के द्वारा यह किताब को लिखा गया। इसमें टोटल जो वो 10 कहानी शामिल किया गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे 10 कहानी के अलावा इसमें 31 कविताओं को भी शामिल किया गया है। तो दोनों सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि आपको पढ़ना अगर जैसे सीजीएल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको सिर्फ 10 कहानी ही पढ़ना है, कविता आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर बाय चांस अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सोंध माटी किताब में कई गो कहानी या कविता शामिल है, तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, 10 कहानी और 31 कविता है। छाहर कहानी का गोछ कहिया प्रकाशित भेल है? तो छाहर कहानी जो कि एक कहानी संग्रह है, इसको गोछ यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो छाहर कहानी गोछ जो है इसको प्रकाशन कब किया गया था? तो 2007 में इसको प्रकाशित किया गया था। चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा यह लिखा गया एक कहानी संग्रह है, जिसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हम जियब कैसे कहानी में ककर जियक ठीन ठीक नख है। तो यहाँ पे ककर बारे में बात करल गेले, तो हम जियब कैसे इसमें जो चर्चा किया वो चुनिया के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, जो कि उग्रवाद से प्रभावित एक गांव के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इस कहानी में जो मुख्य रूप से एक उग्रवाद प्रभावित गाँव के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुनिया। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हमरा या हामिन के कैसन सर्वनाम हगे? तो हमरा या हामिन जो वो कैसन सर्वनाम लगे? तो यह जो वो प्रथम पुरुष है। जैसे एक होता है मैं, एक हो गया तुम और एक हो गया वे या वे लोग या वो सब। तो मैं को खोटा में बोलते हैं हाम या तो हामिन, तुम को तोय या तो तोहिन। ठीक है, तोय बोल सकते हैं, हाम या तो पर हामिन बोल सकते हैं, और ऊ सभिन। ठीक है, यहाँ पे ऊ का प्रयोग होता है, ऊ या तो ऊ सभिन। तो यहाँ पे 2 शब्द का प्रयोग होता है, एक तो ऊ होता है, ये दूरवर्ती शब्द होते हैं। ऊ जब प्रयोग किया जाता है तो ये दूरवर्ती शब्द होते हैं, जिसको अन्य पुरुष के रूप में हम मानते हैं, है ना। मध्यम पुरुष हो गया तुम यानी तो या तोहिन, और मैं हो गया प्रथम पुरुष। ठीक है, या तो हाम या हामिन इसको खोटा में बोला जाता है। खोटा काठे पैदे खंडी के प्रथम प्रकाशन कबे भेल है? तो खोटा काठे पैदे खंडी इसका प्रथम प्रकाशन, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कई किताबों में जो वो विवादित चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। कुछ जगह पे आपको 1983 मिलेगा, कुछ जगह पे 1984 मिलेगा। लेकिन याद रखेंगे 1983 ईस्वी में खोटा काठे गद्य खंडी यानी गद्य रचना जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1983 में पहला प्रकाशन हुआ था, जबकि पद्य रचना का जो पहला प्रकाशन हुआ था वो 1984 में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसका दूसरा प्रकाशन जो आता है, ये 1983 वाला प्रकाशन जो होता है वो 2014 में होता है, जबकि 1984 वाला जो होता है ये 2012 में होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ये पहला प्रकाशन है और ये दूसरा प्रकाशन है। तो यहाँ से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ये दोनों रचना जो वो ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खोटा काठे पैदे खंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1984 ईस्वी। अगला सवाल है कि जुगुत कैसन शब्द लागे? तो जुगुत जो वो एक भाववाची संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 5 भेद में आपने पढ़ रखा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर एक जातवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो गया, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा या उसे चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, और 5वां आपका है समूहवाचक संज्ञा यानी गोंठवाचक संज्ञा। तो ये 5 संज्ञा के बारे में हम ऑलरेडी कई वीडियो जो वो अपलोड कर चुके हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको फॉर्मेट में सवाल मिल जाएगा। अगला सवाल है कि मलकी बहू के पति के नाम की रहे? तो मलकी बहू के पति के नाम की रहे तो बिसुनरू है। ठीक है, एक दहेज प्रथा के ऊपर यह लिखा गया कहानी, जो कि एक समाज में अच्छा संदेश देता है। इससे कई सारी चीज़ें जो वो हमें सीखने को मिलता है, इसलिए यह कहानी जो वो बहुत अच्छा कहानी माना जाता है, मलकी बहू। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अजगर नाटक में कई गो दृश्य है?
तो अजगर नाटक में टोटल कितने दृश्य हैं? तो टोटल दृश्य इसमें 16 है, जबकि अंक इसमें टोटल 3 है। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे जी के पहिल नाटक के नाम बतावा। तो श्रीनिवास पांडे के पहिल नाटक कौन है? तो उद्वासल कर्ण है। डाह नाटक किसने लिखा है? सुकुमार ने लिखा है। अजगर नाटक किसने लिखा है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। जबकि चाबी काठी और उद्वासल कर्ण ये दोनों नाटक जो लिखा है वो पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये चारों नाटक के बारे में आप याद रखेंगे। यहाँ से सवाल जो वो किसी तरह से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। एगो कुकरे का आत्मकथा के अनुसार कतना वर्ण व्यवस्था के उपयोग करल गेल है? तो इसमें जो वो टोटल 5 वर्णों की व्यवस्था का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो याद रखिए एगो कुकरे का आत्मकथा यह BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया एगो कुकरे का आत्मकथा, जो कि एक हालांकि शुरू में ये निबंध बताते हैं लेकिन बाद में इसे जो वो शब्द चित्र के रूप में भी ये शामिल करते हैं। तो याद रखेंगे एगो कुकरे का आत्मकथा जो वो एक निबंध खोटा निबंध है उसमें शामिल किया गया है, जिसमें जो टोटल 12 निबंध आपको पढ़ने हैं। विदाई कविता के लिखल हथ। तो विदाई कविता अगर बात किया जाए तो एक मौनी फूल में यह शामिल कविता है, जो कि एक मौनी फूल की ये अंतिम कविता है। जबकि इसका पहला कविता कौन सा है? तो पहला कविता इसमें प्रार्थना है। तो यहाँ से भी सवाल याद रखेंगे, पहली कविता और अंतिम कविता से भी सवाल जो वो बनाया जा सकता है। यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो 56 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अब एक मौनी फूल लिखा किसने है? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया कविता संग्रह है। तो एक मौनी फूल इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। दामोदरे कोराय कैसन काव्य है? तो दामोदरे कोराय जो वो एक खंड काव्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंड काव्य, या तो इसे प्रबंध काव्य के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। प्रबंध काव्य कहीं जगह पे आपको प्रबंध काव्य भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका आंसर दोनों आप याद रखेंगे, खंड काव्य या तो फिर प्रबंध काव्य। तेल मालिश कविता कौन किताब में छपायल है? तेल मालिश, तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक मौनी फूल। एक मौनी फूल में ही यह कविता शामिल किया गया तेल मालिश, जो कि याद रखेंगे एक मौनी फूल में यह शामिल किया गया कविता है, जिसको लिखा किसने है? तो संतोष कुमार महतो ने लिखा है। एक मौनी फूल के प्रथम संस्करण कहिया भेल है? तो इसका जो प्रथम संस्करण होता है वो होता है 1986 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1986 ईस्वी में एक मौनी फूल का जो वो प्रथम संस्करण हुआ था। दूसरा संस्करण भी पूछा जा सकता है, तो 1988 में इसका जो वो दूसरा संस्करण होता है। तो इस तरह से सवाल जो वो पूछे जाते हैं, और 3 बार इसका पूरा संस्करण आता है। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। अगला सवाल है कि संतोष कुमार महतो के जन्म बछर बतावा। संतोष कुमार महतो के जन्म बछर, तो 2 सितंबर 1930 ईस्वी को इनका जन्म होता है गांगजोरी, जो कि बोकारो जिले में पड़ता है। वहीं पे इनका जो वो जन्म हुआ था संतोष कुमार महतो जी का। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे जी के जन्म कहाँ भेल रहे? तो इनका जन्म जो वो बरवा अड्डा धनबाद में इनका जो वो जन्म होता है, बरवा अड्डा धनबाद, जो कि कल्याणपुर एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। लौतन जुगुत भाभत के रचनाकाल बतावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में लौतन जुगुत भाभत के रचनाकाल हो रहे। बुबा एगो कहानी कही दे में कहानी कहा है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुबा एगो कहानी कही दे। इसमें से जो वो कहानी कहा है वो एक हो तो गंगाराम। यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल ही इसमें से स्किप हो गया है। तो याद रखेंगे 61 के बाद 62 आ गया है, 63 आ गया है, 62 यहाँ से गायब है। चलिए, नावा जिम्मेदार कहानी में कौन जुल्मी पुलिस के चर्चा कर लिए है? तो यहाँ पे जिस जुल्मी पुलिस के बारे में यहाँ पे चर्चा जो किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बलराम सिंह। बलराम सिंह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे एक नाम लिखा है जालिम सिंह। तो जालिम सिंह याद रखेंगे अजगर नाटक में एक चरक प्रहरी जो कि थाना रहता है उसी का थानेदार रहता है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, जालिम सिंह और बलराम सिंह, ये दोनों में अंतर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। जालिम सिंह जो वो अजगर नाटक में चरक प्रहरी थाना के थानेदार रहे हुए, जबकि बलराम सिंह यह नावा जमींदार में एक जुल्मी या तो फिर कह सकते हैं कि शोषण करने वाला एक पुलिस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बलराम सिंह। देवता के खाए गेले डाकिन कहानी में देवता के रूप में ककरा मानल गेल है? तो देवता के खाए गेले डाकिन एकर में देवता के रूप में मानल गेले तो वो है निर्मल बाबू। निर्मल बाबू एकर सही आंसर भई जेते। देवता के खाए गेले डाकिन या छाहर कहानी की अंतिम कहानी जो वो 10वीं कहानी है वो है देवता के खाए गेले डाकिन। इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको लिखा है चित्रंजन महतो चित्रा जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी निर्मल बाबू को जो वो देवता के खाए गेले डाकिन में देवता के रूप में मानल गेल है। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें छपायल है? सांस्कृतिक झगड़ा अगर बात किया जाए कि कहानी जो वो कौन किताबें छपायल है, तो यह जो कहानी
छाहर किताब में जो है वो छपायल है। तो छाहर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। बोने गाछ राखें खातिर बनावहत। तो बोनेक गाछ राखे खातिर बोनेक जे लोग हथिन वो की करोथिन, तो सेना बनावोथिन। अगर सही आंसर भेजे तो ऑप्शन ए यानी सेना बनावा हथिन बोनेक गाछ राखे खातिर। दामोदरे कोराय में हुन कौन पर्व के समय आक्रमण करा हत, तो अगर जे सही आंसर बताए वो हो जते ऑप्शन सी यानी करम पर्व के घरे। शिवनाथ परमाणिक जी के उपनाम लगे तो उपनाम इनकर मानिक लगे। उपनाम से भी सवाल जो है वो खोटा में हमेशा हर परीक्षा में एक सवाल जो वो जरूर पूछल जाए कि इनकर उपनाम की लगे। जैसे ए के झा के झारपात बोलल जाए, बी एन ओहदार के सव्यसाची उपनाम से जानल जाए, और भी कितना, जैसे गिरधारी गोस्वामी ओकरा आकाश खूंटी के उपनाम से जानल जाए, जनार्दन गोस्वामी उनखरा व्यथित उपनाम से जानल जाए। ठीक है, इस तरह से गजाधर महतो के प्रभाकर उपनाम से जानल जाए। तो कई सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनका जो वो उपनाम जो वो अलग अलग है, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। प्यारे हुसैन प्यारे हैं, और भी कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनका उपनाम भी आपको याद रखने हैं। चमचा कविता के लिखल हत, तो चमचा कविता जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो संतोष महतो के द्वारा चमचा कविता जो वो लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एक मौनी फूल कविता संग्रह में शामिल किया गया है। हामनिक बोन झार संग नाता कविता कौन किताबें छपायल है, तो यह कविता जो छपायल है वो एक मौनी फूल में ही छपायल है। तो ज़्यादातर आज सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा कि कविताओं से ही शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवाल जो वो कविताओं से, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि यहाँ से भी सवाल जो वो मैक्सिमम सवाल आपसे पूछने के चांसेस हैं। कम से कम तो आपको याद रखना है कि 10 सवाल तो ऐसे हैं, 10 से 15 सवाल जो है आपको कविता से ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे वो कविता संग्रह से पूछा जाए, या तो कविताओं के बारे में पूछा जाए, उसके लेखक के बारे, एक कवि के बारे में पूछा जाए, या तो उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, उसका प्रकाशक पूछा जा सकता है, उसमें कौन सा कविता शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो इतने सारे प्रश्न जो वो आपको पूछा जा सकता है इस सेक्शन से। संतोष कुमार महतो कहाँ मास्टरी करो हला, तो चंद्रपुरा में ये मास्टरी करो हला। तो सही आंसर बजते ऑप्शन बी। मुनिया नहर ले घुर आयल ही कौन काल के प्रयोग करल गेल है, तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल के प्रयोग करल गेल है, यानी मुनिया नहर ले घुर आयल ही। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। परब आर गीते सही मेल हके, तो इसमें से यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है परब त्यौहार और उसमें से गाने वाला गीत है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो सही है। तो करम परब में जो वो गाया जाने वाला गीत है जो वो जावा गीत होता है। सोहराय में गाया जाने वाला गीत जो होता है वो चाँचेर होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि और सभी जो वो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोहराय में चाँचेर गीत गावल जाए। रोहन और मोहन कौन कहानी का पात्र लागत, तो रोहन और मोहन जो है वो छाहर कहानी का पात्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये दोनों आप सभी को पता है कि ये दोनों जो पात्र है ये छगन साव, यहाँ पे जो तीसर छाहर बोला गया है छगन साव, ठीक ना। यहाँ पे दो और अन्य पात्र हैं, एक है राम नारायण चौधरी और एक है सूरजू बाबू यानी सूरज नारायण चौधरी। तो ये दो यहाँ पे चर्चा किया गया है। मोहन जो रहता है वो राम नारायण चौधरी के छाहर में यानी उसके साथ में उठना बैठना रहता है, जबकि रोहन का उठना बैठना जो वो सूर्य नारायण चौधरी के साथ रहता है। राम नारायण चौधरी जो रहते हैं वो अच्छे भले सज्जन रहते हैं, जिसके कारण से मोहन के ऊपर में इसका प्रभाव जो वो अच्छा पड़ता है। वहीं जो वो सूरज नारायण चौधरी गांव के इनके साथ जो वो गलत संगति का अभाव जो वो प्रभाव कह सकते हैं कि देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं यह प्रभाव जो वो रोहन के ऊपर ही साफ झलकता है, जिसके कारण से ये गलत संगत सीखता है। बाद में हालांकि मोहन के संपर्क में आकर के बाद में वो भी जो वो रामनारायण चौधरी के पास जाते हैं, जिसके कारण से बाद में वो भी कुछ जो भी गलत संगति होता है उस चीज़ को छोड़ने के लिए रामनारायण चौधरी जो वो बोलते हैं, जिसके कारण से आगे चल करके रोहन भी जो वो कहीं ना कहीं अपना जीवन को सुधार पाता है और अपना जो वो अच्छे राह पर लौट आता है। तो ये कुछ कहानी इसके बारे में शॉर्ट में है, पूरा कहानी तो हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं सिर्फ। ईटा एगो तपस्या कविता के लिखल लागत, तो ईटा एगो तपस्या इस कविता को जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस कविता को लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सांप बन काटे जे कविता लिखल हत, तो सांप बन काटे इस कविता को जो लिखा गया है, इस कविता को भी श्रीनिवास पांडे के द्वारा ही लिखा गया है। श्रीनिवास पांडे जी के लिखल कविता नख है, तो यहाँ पे कौन सा कविता जो इसमें से शामिल नहीं है, तो विधवा, तो ये तो है खोदी जोदी खोजा मान और कांखे पानी,
ये सभी तो है। जबकि टीभिक प्रचार की अगर बात किया जाए तो यह एक मौनी फूल में यह शामिल किया गया कविता है। तो यह एक कह सकते हैं कि एक मौनी फूल की कविता है, ना कि आंखें की गीत की कविता है। बाकी की ये तीनों कविता जो वो आंखें गीत से कविता से यह जो लिया गया है, बाकी का टीवी प्रचार जो वो एक मौनी फूल में छपल कविता लगे। संतोष कुमार महतो जी के लिखल कविता नख है। इसमें से कौन सा कविता जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखल नाय लागे? तो हामनी परिपाटी, पपीता खेती और बैंगन पोड़ा, ये तीनों कविता तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है और ये तीनों कविता एक मौनी फूल में शामिल किया गया है। लेकिन अगर एके तो करेला की अगर बात किया जाए तो यह कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया है। खोठा काठे पैदे खंडी में कौन कविता नख है? तो खोठा काठे पैदे खंडी में इनमें से कौन सा कविता जो वो नहीं है? तो राधा ले, मीरा और ये सभी तो कविता जो इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे हाथेक माला इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाथेक माला इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है कि डॉक्टर ए.के. झा कहाँ के जन्म स्थान हल है? तो ए.के. झा जी का जन्म ठाव जो है यानी जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो चंडीपुर बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ था 20 जून 1939 ईस्वी को। जीवनी साहित्य के एकमात्र कौन किताब छपायल है? तो जीवनी साहित्य का एकमात्र किताब अगर पूछे तो खोठा खूंटा तितकी राय। खोठा खूंटा तितकी राय इसको लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा, जो कि जीवनी साहित्य में लिखा गया एकमात्र किताब माना जाता है। जबकि वहीं मनचर्या की अगर बात किया जाए तो यह यात्रा वृत्तांत में छपल एकमात्र किताब मानल जाए। यात्रा वृत्तांत में जिसको लिखा है किसने? पंचम महतो ने लिखा है। जबकि उजरल खोंधा जो है यह संस्मरण के अंतर्गत छपा हुआ जो वो पहला किताब माना जाता है। संस्मरण, यह संस्मरण है। इसको लिखा किसने है? तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया उजरल खोंधा, जो कि संस्मरण से संबंधित किताब है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा कौन कॉलेज से करल गेल है? तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो घाटशिला 2 बार यह यात्रा में जाते हैं, एक बार घाटशिला कॉलेज से और दूसरा बेर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। लेकिन दरअसल यह दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, यह पहला यात्रा वृत्तांत के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, जो कि घाटशिला कॉलेज से वो जाते हैं। लेकिन यात्रा दोनों कॉलेज से वो जाते हैं, एक बार घाटशिला कॉलेज से और एक बार गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से, 2 बार। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा किया गया है इस यात्रा वृत्तांत में, वो घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थियों के संग गए हुए यात्रा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि उन लोगों को जो भी रिसर्च वगैरह के लिए वो सभी जाते हैं साथ में। इसको लिखा किसने है? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है, जो कि उस कॉलेज के प्रोफेसर, घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर थे। चलिए अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक के लिखलत? तो चाबी काठी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाबी काठी और उद्वासल कर्ण, ये 2 नाटक जो है इसको लिखा है श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे इसकी भूमिका के अगर बारे में पूछा जाए कि चाबी काठी जो है इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे चाबी काठी नाटक का जो भूमिका लिखा गया है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से दरअसल भूमिका के बारे में ही पूछा गया है कि चाबी काठी नाटक की भूमिका जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया है। जबकि चाबी काठी नाटक के लिखल है, तो चाबी काठी नाटक श्रीनिवास पांडे लिखल है। ठीक ना, ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखने। चाबी काठी नाटक के भूमिका लिखल, तो इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि शब्द चित्र पूटी आर पालू के लिखल है? तो पूटी आर पालू जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो ए.के. झा के द्वारा यह लिखा गया एक शब्द चित्र है। तो पहला तो यह एक क्या है? एक शब्द चित्र है, पूटी आर पालू। इसको लिखा किसने? तो ए.के. झा ने लिखा है। जिसमें से पूटी और पालू यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 अलग अलग यहाँ पे पात्र के बारे में चर्चा किया है, जो कि 2 पति पत्नी होते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पे इस शब्द चित्र में जो वो कहानी में शामिल किया गया है, पूटी और पालू। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। और पालू जो होता है वो पति का नाम रहता है, जबकि पूटी जो है वो पत्नी का नाम रहता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी। काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। 2 डायर परास फूल में कई गो जीवनी प्रकाशित भेल है? तो इसमें जो टोटल जीवनी प्रकाशित हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 4 गो जो वो जीवनी प्रकाशित भेल है। खोठक पहिल कवि ककरा मानल गेल है? खोठा के पहिल कवि ककरा मानल गेल है? तो राजा दलेल सिंह को जो वो खोठा के पहला कवि मानल गेल है।
कई बार क्या होता है कि राजा दलेल सिंह का ऑप्शन नहीं होता है और वैसे जगह पे श्रीनिवास पांडुरी दिया जाता है। तो अगर राजा दलेल सिंह नहीं हो तो उसके बाद जो आता है वो श्रीनिवास पांडुरी का नाम आता है। इसलिए दोनों तरह के सवालों में आपको ध्यान रखने, अगर राजा दलेल सिंह का ऑप्शन में रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा दलेल सिंह। अगला सवाल है कि गाछ ऊपर बांदर बैसल है, यहाँ पर कौन कारक उपयोग करल गेल है? तो यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। जैसे बोलते हैं कि पेड़ में, हिंदी में तो में का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे खोठा में अगर बात करें तो इस तरह का प्रयोग जो वो किया जाता है, ऊपर, गाछ ऊपर बांदर बैसल है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला सवाल है कि साला शब्द के स्त्रीलिंग, तो साला नहीं होता है, दरअसल खोठा में अगर देखा जाए तो सारा लिखा जाता है, तो सारा का सारी हो जाएगा यानी साली हो जाएगा इसका सही आंसर। पकौड़ी में कौन समास के प्रयोग करल गेल है? तो पकौड़ी जो है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गंगा सागर नामक यात्रा वृत्तांत के लिखलत, तो गंगा सागर यात्रा वृत्तांत यह मनचरैया यात्रा वृत्तांत जो किताब है उसी में शामिल किया गया है, और मनचरैया को लिखा किसने? तो पंचम महातोजी जी के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास संस्मरण केकर बारे में लिखल गेल है, तो यह जो लिखा गया है वो किसके द्वारा? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा यह लिखा गया संस्मरण है। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास और बरवा अडक अखय बोर, ये दो संस्मरण है जो कि खोठा गद्य पद्य संग्रह में छपने वाला संस्मरण माना जाता है। ये दोनों 1989 में जो वो छपा था। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास गोविंद महतो जंगली, जबकि बरवा अड्डा कखय बोर जिसको शांति भारत ने लिखा है, ये दोनों पुस्तक दोनों जो है वो संस्मरण वो छपा है खोठा गद्य पद्य संग्रह किताब में। दामोदर कोराय के नायिका सरंची कैसे मोर जाही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिजली से, याद रखेंगे बिजली से वो मर जाती है। दामोदर कोराय के नायिका सरंची कैसे मोर जाही, तो इसके बारे में, और यहाँ पे एक चर्चा किया गया कि सबसे ज़्यादा वर्षा दामोदर कोराय में सबसे ज़्यादा चर्चा वर्षा जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल जो वो गलत टाइप हो गया है, इसमें हम सुधार देते हैं कि इसमें दामोदर कोराय में चर्चा किया गया कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो किस नक्षत्र में होता है। तो याद रखेंगे हथिया नक्षत्र में जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होने की बात जो वो कही गई है दामोदर कोराय के अनुसार से, तो यह जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि डाह नाटक में कई गो नारी पात्र है, तो डाह नाटक में 2 गो नारी पात्र के चर्चा करल गेल है, एक तो रचना और दूसरा है भावना। दोनों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे 2 शब्द का 2 यहाँ पे स्त्री पात्र के बारे में चर्चा किया गया है, एक तो है रचना और दूसरा है भावना। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने, दोनों नाम जो है वो आपको याद रखने, और भावना का ही जो अंतिम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट होता है जिसके कारण से कहीं ना कहीं विराट को जो वो फांसी की सज़ा दी जाती है। तो यहाँ से भी कई बार जो वो सवाल पूछे जाते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको याद रखने। उद्वासल करने के पहिल मंचन कहाँ भेल है, तो पहिल मंचन बरवा अड्डा धनबाद में जो वो पहिल मंचन भेल है, अगर सही आंसर बजे थे ऑप्शन सी। इया न और म इसका उच्चारण जो वो कहाँ से हुआ है, तो इसका उच्चारण जो होता है वो नासिक किसे होता है, कहाँ से होता है, तो नासिक किसे होता है, नासिक किसे होता है, ठीक ना। इसका उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है, तो नासिक किसे होता है। एक मणि फूल में आखिरी कविता हक है, तो एक मणि फूल का अंतिम जो कविता है वो कौन सा है, तो अंतिम कविता इसका है विदाई, जबकि पहला कविता है प्रार्थना। तो इसका पहला कविता जो है वो प्रार्थना है और अंतिम कविता जो वो विदाई है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। खोठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के लेखक हत, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, यह आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में 1-2 प्रश्न आज मिस्टेक हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इन चीज़ों को हम पीडीएफ में जब डालेंगे तो इसको सुधार देंगे, उसके बाद हम आपको पीडीएफ जो वो प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पर इसका जो पीडीएफ आप सभी को दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। खोटा किंग ऑफिशियल इसी नाम से जो वो टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।